नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। मैं मोहित चक्रवेश। आज आप लोगों के लिए सोशल साइंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो सीटेड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चंस जो है आपके परीक्षा में आने वाली जो है क्वेश्चंस हैं, इसलिए पेपर को आखिर तक देखिएगा। जो फैक्ट्स मैं आपको बताऊं वो सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। 100 लाइक्स का टारगेट है। शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में जो है चिनूक स्थानीय पवन चलती है। देखिए, उस देश का नाम बताना है जहाँ पे स्थानीय पवन का नाम चिनूक है। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। जैसे स्थानीय पवन क्या है, तो इनके नाम आपको पता होने चाहिए। तो जैसे चिनूक का अगर हम बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। उत्तरी अमेरिका में कौन सी घास पाई जाती है, तो प्रेयरी घास पाई जाती है। ठीक है, प्रेयरी घास पाई जाती है। और पंपास कहाँ, प्रेयरी और पंपास जो है घास यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में। अब आ जाते हैं स्थानीय पवन चिनूक, आंसर हो गया सी। और अच्छा, एक बात बताते हैं कि अफ्रीका में जो है कौन सी जो है स्थानीय पवन चलती है, हरमन हरमन टट्टन, टट्टन ऐसे है ना, हरमन टट्टन। जो हरमन टट्टन जो है स्थानीय पवन है अफ्रीका में। और ऑस्ट्रेलिया में कौन सी पवन पवन पाई जाती है, तो ब्रिक फील्डर कहा जाता है। ब्रिक फील्डर। अरे ऐसा समझ लो, ऑस्ट्रेलिया के जो है क्रिकेटर्स जो है बड़े तेज होते हैं ना, बॉलिंग फेंकते हैं। तो ब्रिक फील्डर मतलब, ब्रिक मतलब जो है ईट, और फील्डिंग, तो इस तरीके से आप बॉल और इस तरीके से जोड़ सकते हैं। ठीक है, मैं अपने एग्जाम के समय जो है इस तरीके से मुझे याद रहता था। ठीक है, चलिए। उसके बाद लू जो है एक स्थानीय पवन है जो कि एशिया में जो है चलती है। ठीक है, तो इतने आप याद रखिएगा। आमतौर पे ये चिनूक और ब्रिक फील्डर और हरमन टट्टन जो है ये पूछे जाते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी जो है रोक लेती है आतपन कहलाती है। बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, उसके बाद कथन दूसरा दिया गया है, आतपन की मात्रा जो है, मतलब आतपन का मतलब होता है जो जो ताप होता है ना, उसकी बात कर रहा है। आतपन की मात्रा जो है भूमध्य रेखा से, मतलब विषुवत रेखा से ग्लोब का ये जो बिल्कुल मिडिल वाला हिस्सा है, 0 डिग्री वाला, उसी को कहते हैं भूमध्य। यहां से हम ध्रुवों की तरफ जब बढ़ते हैं तो आतपन जो है की मात्रा घटती है। तो ये भी कथन सही है। इस तरीके से देखा जाए, ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, हिमनद के निक्षेपण को क्या कहते हैं। बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि हिमनद के निक्षेपण को हिमोड़ कहते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली दो नदियां हैं जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र है। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। मानवीय बस्तियों के लिए आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां उपयुक्त होगी। मतलब मानव की बस्ती बसाना है तो ऐसे स्थान का चयन करना है जो उनके लिए उपयुक्त स्थान हो। अनुकूल जलवायु होना चाहिए। जब आदर्श बस्ती की बात करें तो वहां पे उपयुक्त अनुकूल जो है जलवायु होना चाहिए। जल की जो है उपलब्धता होनी चाहिए और साफ जल होना चाहिए। उपयुक्त भूमि होनी चाहिए, मतलब उपजाऊ भूमि की बात हो रही है। ठीक है, अनुपजाऊ मिट्टी की बात हो रही तो ये तो गलत हो जाएगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए बी सी। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन मृदा की प्रारंभिक संरचना को प्रभावित करता है। तो देखिए, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान, ये सब चट्टानों के प्रकार है। तो आग्नेय चट्टान जो है सबसे प्रारंभिक चट्टान मानी जाती है, मतलब ये ज्वालामुखी के निक्षेपण। हालांकि आंसर इसका डी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मृदा संरचना के निर्माण में सभी काम करती हैं। अब आ जाते हैं, समझते हैं कि आग्नेय चट्टानें जो होती हैं ये कैसे उत्पन्न होती है। तो ये जब ज्वालामुखी जो पर्वत होता है, जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो ये देखिए लावा गिरा और ये जमीन में गिरता है और इससे धीरे धीरे फैलता है ना ये लावा जमीन में, और ये धीरे धीरे सब जो है ठंडा हो जाता है लावा। तो इस अग्नि चट्टान का निर्माण होता है। फिर इस अग्नि चट्टान के जो है इनका निक्षेपण होता है, ताप दाब हवा पानी सब पड़ता है तो ये टूटने लगती है ना। तो फिर इनका कायांतरण होता है, तो ये अवसादी चट्टानों के रूप में जो है, फिर अवसादी चट्टानों का होता है तो कायांतरित चट्टानें हो जाती हैं। इस तरीके से चट्टानों का निर्माण होता है। किस देश ने
दुनिया का सबसे पहला जो है तैरता हुआ परमाणु संयंत्र जो है विकसित किया था? तो तैरता हुआ परमाणु की बात करें तो वो है रूस। अच्छा, न्यूक्लियर जो प्लांट होते हैं, न्यूक्लियर प्लांट, ठीक है, इसमें किस तरीके का जो है विखंडन होता है कि संलयन होता है? तो ध्यान रखिएगा, नाभिकीय विखंडन क्रिया होती है, न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। इसमें यूरेनियम 92-235 जो है यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। और ये करता क्या है? तो परमाणु के नाभिकों को न्यूट्रॉन से टकरा करके छोटे छोटे नाभिकों में तोड़ा जाता है, जिससे हमें बहुत सारी ऊर्जा जनरेट होती है और ये ऊर्जा ही टरबाइन को घुमाती है और बिजली उत्पन्न करती है। ठीक है, अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा जो है यूरेनियम इस्तेमाल किया जाता है? तो यूरेनियम 92-235 का इस्तेमाल किया जाता है अक्सर जो है। ठीक है, ये यूरेनियम फ्यूल है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है यूएसए की स्थानीय पवन है? अब यूएसए की स्थानीय पवन चिनूक कहते हैं। हरमन टट्टन जो है अफ्रीका की है। ठीक है, ये मैंने हालांकि क्वेश्चन पहले भी करा दिया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। तो गर्भगृह मंदिर से संबंधित है, तो ये वो स्थान होता है जहां पे मुख्य देवी देवताओं की मूर्ति को रखा जाता है। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन डी। कक्षा में जो है लैंगिक भूमिका के बारे में चर्चा करते हुए आप किस बात पर जोर देंगे या बल देंगे? अब लैंगिक भूमिका पर जोर दे रहे हैं तो चूंकि लड़के आगे जाकर के अपने परिवार के लिए धन अर्जन का कार्य करते हैं, अतः उन्हें विद्यालय आना चाहिए, मतलब उन्हें लड़कियों को नहीं आना चाहिए क्योंकि वो धन अर्जन का कार्य नहीं करती। तो ये तो लैंगिक स्टेरियोटाइप का उदाहरण है। समाज में व्याप्त जो लैंगिक रूढ़िबद्धता है को सार्थक रूप से संबोधित करने की आवश्यकता है उसको, है ना। घरेलू कार्यों को उत्पादक कार्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए स्त्री और पुरुषों में से। आंसर हो गया यहाँ पे बी, इस पर हम जोर देंगे। आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपाधियों के उन्मूलन को मान्यता प्रदान की गई? अब उपाधियों के उन्मूलन मतलब उपाधियों का अंत कहता है, तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 17 का संबंध है अस्पृश्यता से और अनुच्छेद 18 का संबंध है उपाधियों के अंत से। मतलब भारत सरकार के द्वारा किसी को भी जो है उपाधि लेने के लिए मना किया गया है ना। हालांकि कुछ उपाधियां अभी भी जायज हैं, जैसे भारत रत्न जो है दिया जा सकता है, उसके बाद पद्म भूषण विभूषण जो है ये दिया जा सकता है ना, पद्मश्री पद्म भूषण पद्म विभूषण। और ध्यान रखिएगा, इस बात को नोट कर लीजिए कि एग्जाम में पूछा जाता है, किसी भी व्यक्ति को अगर किसी देश के द्वारा कोई सम्मान दिया जा रहा है, सम्मान का मतलब उपाधि से, है ना, कोई उपाधि दी जा रही है तो राष्ट्रपति से पहले सहमति लेनी पड़ती है। ठीक है, सैन्य और शैक्षणिक उपाधि हमारे देश में आज अभी भी अलाउ है। तो कुछ 3-4 चीजें हैं वो याद रखिएगा, बाकी जो है उपाधियां जैसा किसी को राजा की पदवी नहीं मिल सकती है, इस तरीके की उपाधियां नहीं दी जा सकती। 42वें संविधान संशोधन का संबंध जो है प्रस्तावना से, पहली बात तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे कौन से शब्द जोड़े गए हैं ये क्वेश्चन है। तो 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 के द्वारा, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इस संविधान संशोधन के द्वारा बहुत सारे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए थे। मैंने बाकायदा इसके एक प्रॉपर वीडियो बनाया है। मतलब मेरा मानना है कि कोई भी बुक आपको इतने क्वेश्चंस नहीं दे सकती जितने मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कराए हैं। मेरे पॉलिटी वाले सेक्शन में जाइए, आपको बाकायदा उसमें साफ साफ जो है आपको दिख जाएगा। बाकी आंसर इसका है सी, समाजवादी पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता, जो किसी धर्मनिरपेक्ष निरपेक्ष है ना। ठीक है, मतलब धर्म के प्रति, किसी विशेष धर्म के प्रति झुकाव ना होना। चलिए, मूल अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 32 में दिया गया है। 32 का संबंध किससे? रिट से है। ठीक है, इसमें कितने प्रकार की रिट्स की बात कहेगी? 5 प्रकार की। मैं फिर से कहूंगा कि मैंने रिट्स पे एक वीडियो बना रखा है, आपको कोई भी घटना चक्र पढ़ लो, चाहे 4-5-10 क्वेश्चन ही वही घुमा घुमा के आपको पढ़ाते रहेंगे। मैंने रिट्स पे 5 बहुत अच्छे तरीके से एक वीडियो प्रिपेयर कर रखा है, आप देख लीजिएगा।
अब रही बात क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे भीमराव अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। तो रिट्स को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर ने। ये बात याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत व्यक्ति जो है मूल अधिकारों की रक्षा हेतु जा सकता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के तहत जो रिट है वो 32 है और हाई कोर्ट के तहत 226 है। ठीक है। अब रही बात हाई कोर्ट का, जो रिट दायर है वो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है, ये बात भी आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, योजना आयोग तो आया था मार्च 1950 में। ठीक है। और 2014 में इसको समाप्त करके नीति आयोग कर दिया गया। तो उसके बाद नीति आयोग आ गया, ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। मतलब योजना आयोग को भंग कर दिया गया था, फिर नीति आयोग उसकी जगह आया था 2014 में। महात्मा गांधी को किसने वन मैन आर्मी कहा था? तो वन मैन आर्मी कहा था लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। आंसर हो गया ऑप्शन बी। निम्न कथनों पर एबीसी को पढ़ना है और सही विकल्प का चुनाव करना है। वर्ष 1919 के बाद अंग्रेजों के विरुद्ध चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील हो रहा था। ठीक है। जिसमें जो है किसान, आदिवासी, विद्यार्थी, महिलाएं बड़ी संख्या में जुड़ते गए और महात्मा गांधी के एक जन नेता के रूप में सामने आए। ये बिल्कुल सही बात है भाई। धीरे धीरे बहुत ज्यादा संघर्ष देखने को मिलता है हमें 1919 के बाद। ठीक। और उसके बाद महिलाएं, बड़ी संख्या में लोग जो है ये सब जुड़ने लग गए थे, और महात्मा गांधी की रही बात तो ये जन नेता के रूप में सामने आए थे। ठीक। उसके बाद कई बार जो है गांधी जी का नाम लेकर के आदिवासी और किसानों ने ऐसी कार्यवाही की जो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप थे। गांधीवादी आदर्श मतलब अहिंसा, अहिंसा न करना, इसकी बात थी, है ना। तो इसके अनुरूप थी। अब भाई हमें पता है कि आदिवासियों ने जो है, बहुत सारे जो है आदिवासी समुदाय ने अंग्रेजों के खिलाफ खुला जो है समर्थन, मतलब खुला जो है आंदोलन कर दिया था। उसमें जो है मतलब तीर कमान वाला बिरसा मुंडा हो गए, या फिर मुंडा विद्रोह हो गए, बहुत सारे ऐसे हैं। ठीक है। और तो इस संथाल विद्रोह हो गए, ये सभी थे। तो यहाँ पे जो आदर्शों के अनुरूप नहीं थी, तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो पॉइंट यहाँ पे दोनों ही सही नजर आ रहे हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है। ठीक, चलिए। वर्ष 1905 में वायसराय करजन ने बंगाल का विभाजन किया था। ठीक है। कब किया था? 1905 में। उस वक्त बंगाल जो है भारत का सबसे बड़ा प्रांत हुआ करता था। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों ही कथन सही है। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। अच्छा, हमें असत्य कथन को चुनना है। देखिए, क्वेश्चन को ऐसे ही पढ़ना है। हमसे भी गलती हो रही है और आप लोग भी अक्सर ऐसे क्वेश्चन पे गलत करेंगे। ठीक है। तो देखिए, ब्लंडर हो जाता है, ह्यूमन एरर है, ह्यूमन मिस्टेक्स हैं। तो क्वेश्चन में जल्दबाजी मत करिएगा, क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा, फिर उसका उत्तर असत्य देना है। तो मतलब ना तो यहाँ पे एक गलत है, दोनों ही यहाँ पे पॉइंट सही है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। जलियांवाला कांड के विरुद्ध गांधी जी ने किस अभियान का आह्वान किया था? जलियांवाला हत्याकांड जो कि शुरू हुआ था 1919 में, और इसके बाद शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दिया गया था। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासियों के मुखिया के अधिकार काफी बदल गए थे। तो आदिवासियों से जमीन छीनने का कोशिश की गई, उनके खेतों से उनको, मतलब उनके जंगलों से जो है उनके अधिकार छीनने का प्रयास किया गया था, है ना। तो इस तरीके के, तो वही मुखिया के अधिकार में काफी बदल गए थे। तो ये पॉइंट यहाँ बिल्कुल सही है। उन्हें तभी तो आदिवासियों से जो है मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, बहुत सारे विद्रोह देखने को मिलते हैं। और ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा जो है बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा जो बनाए गए नियम है उनको उसके मान्य करिए, मतलब उनको मानने के लिए बाध्य किया गया है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब निम्नलिखित समुदायों का सही क्रम कौन सा है जिन्होंने शासकों के विरुद्ध विद्रोह किया था? ठीक है। तो ये सभी जो है विद्रोह आपको आदिवासी विद्रोह के रूप में देखने, आदिवासी विद्रोह हैं। ठीक है। आंसर है यहाँ पे
ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। देखिए कोल विद्रोह जो है ये छोटा नागपुर का पठार पठार वाला क्षेत्र है ना। छोटा ना कोल से ऐसे याद रखना, कोयले का क्षेत्र है, झारखंड छत्तीसगढ़ ये वाला। तो हम क्रम से बताते हैं। तो 1831 का ये कोल विद्रोह है। उसके बाद आता है संथाल। संथाल का जो नेतृत्व करता थे वो सिद्धू कानू, ठीक है, ये थे। उसके बाद आ जाता है ये, इसका संबंध है 55 से, मतलब 1855। उसके बाद आ जाता है बस्तर। तो बस्तर जो क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ का है। और फिर आ जाते हैं वर्ली। वर्ली जो है जुड़ा हुआ है, वर्ली जो है महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। और ये सबसे आखिरी का है, तो 1940 के आसपास का जो है ये है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली राजा निम्नलिखित में से कौन सा? तो अंतिम शक्तिशाली तो हर किसी को आंसर पता होगा, औरंगजेब था। ये शाहजहां का पुत्र था, ठीक है। आंसर हो गया ऑप्शन डी। देखिए मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन 100% आपको आएगा क्वेश्चन। और ऐसा मत सोचिएगा कि बिल्कुल हल्के पुल्के क्वेश्चन आएंगे, अच्छे क्वेश्चन आते हैं। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड अच्छे से वीडियो तैयार कर लेना चाहिए, जहां से आपको क्लियर हो कि यहां से दो क्वेश्चन मान के चलते चलो, ठीक है। तो दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लो। मैंने वीडियो इसके लिए बना रखा है, तो प्लीज आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी लिंक आपको ना मिला करे तो आप हमें कमेंट कर दिया करो, मैं आपको लिंक प्रॉपर शेयर कर दूंगा पर्सनली, बिल्कुल उसी में ही शेयर करो, और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस एग्जाम में। एक तो मकर रेखा को 2 बार काटती है, और भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली। तो अगर मकर रेखा है तो वो जायरे नदी या कांगो नदी जिसे कहेंगे, जायरे नदी या कांगो नदी, ठीक है। और यहाँ पे माफ कीजिएगा, मकर रेखा को 2 बार काटती है तो वो है लिम्पोपो नदी, ठीक है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। जायरे नदी जो है ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। जायरे नदी को ही कांगो नदी भी कहते हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखना होगा। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? तो देखिए अंगूर की खेती को हम विटीकल्चर कहते हैं। पिसीकल्चर जो होता है व्यवसायिक मत्स्य पालन को कहते हैं। फ्लोरिकल्चर जो है फूलों के उत्पादन को, वर्मी कल्चर जो है केचुआ, केचुआ जो है उत्पादन को कहते हैं, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी जो है भारत की कौन सी नदियां जो है डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है? देखिए कुछ ऐसी नदियां जैसे डेल्टा बनाती है, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये सब नदियां जो है डेल्टा बनाती है, डेल्टा का निर्माण करती है। लेकिन कौन सी ऐसी नदी जो एस्चुरी का निर्माण करती है? तो ध्यान रखिएगा, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ये तीनों नदियां जो है एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राजा अशोक स्तंभ को दिल्ली लेकर के आया था? अशोक स्तंभ को दिल्ली लेकर के आया था। तो फिरोज शाह तुगलक जो है अशोक स्तंभ को हरियाणा और मेरठ यहां से जो है दिल्ली लेकर के गया था, है ना। हरियाणा की जगह टोपरा भी लिख के आता है कई बार, ठीक है। तो टोपरा जो है कि हरियाणा का ही क्षेत्र है, तो यहां पर याद रखिएगा, ठीक है। संस्कृत को जिस नाम से जाना जाता है उसे भाषा परिवार का हिस्सा है, भाषा परिवार का हिस्सा कहते हैं। तो आंसर है यहां पर, देखिए इसका सही आंसर है सी, ऑप्शन सी, भारत यूरोप। दक्षिण भारत से संबंधित जो है महाजनपद कौन सा है? तो महाजनपदों की संख्या है 16, ठीक है। और दक्षिण केवल एक महाजनपद ऐसा है जो दक्षिण भारत से संबंधित है। इसका सही आंसर है अस्मक, ठीक है। अस्मक का संबंध है दक्षिण भारत से, ठीक है। इनकी राजधानियां अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। और क्या बता सकता हूं इसमें से, अस्मक की राजधानी क्या है? पेतन, पेतन कह लीजिए या पोटली कह लीजिए। गंधार की राजधानी क्या है? गंधार की राजधानी है तक्षशिला, ठीक। मगध की राजधानी है राजगृह, अच्छे से ये याद होना चाहिए। उसके बाद कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। सिंधु घाटी की जो लिपि की सूचना है मुहरों से प्राप्त होती है, मतलब आज तक हम लिपि पढ़ नहीं पाए और मुहरें ज्यादा मिली हैं। गोल आकार की, चौकोर आकार की, दोनों आकार की मुहरें मिले, मतलब वर्गाकार की मुहरें मिली हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। सुरकोटदा से घोड़े का अवशेष मिलता है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में वैसे तो घोड़े के अवशेष नहीं मिले हैं, पर एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर घोड़े के अवशेष देखने को मिलते हैं, सुरकोटदा। इसका संबंध कहां से है? गुजरात से। इसका संबंध गुजरात से है, ये बात भी याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से गाय अंकित मोहरे सबसे कम संख्या में, ये यहाँ पे कथन गलत हो जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे गलत है। आरंभिक मानव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आरंभिक मानव ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजारों का निर्माण किया, बिल्कुल सही बात है। आरंभिक मान सबसे पहले जो है इसी तरीके के औजारों का प्रयोग करना शुरू किए थे। आरंभिक जो है मानव से संबंधित पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं, बिल्कुल सही है। कुछ औजारों के साथ हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगा करके भाले और बाड़ जैसे हथियार भी बनाए गए। तो यहाँ पे देखिए, कोई भी ऐसा कथन है जो गलत नहीं है, इसका मतलब आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए लागू होता है? तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए अवधारणात्मक स्मरण पर बल देना, विशिष्ट उदाहरणों का प्रयोग होना चाहिए, विशिष्ट जानकारी आधारित होनी चाहिए, वस्तु जानकारी आधारित, इसे वैज्ञानिक खोज की प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिए। आंसर हो गया ऑप्शन डी, इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कक्षा कक्ष का उद्देश्य नहीं है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सीडीपी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अधिगम को सफल बनाना, ये हमारा उद्देश्य है कक्षा कक्ष का। भाई क्लासरूम का जो है उद्देश्य यही है ना कि जो भी सिखाया जा रहा है उसको सफल बनाना है। सहकार शिक्षा को बढ़ावा देना, मानव संसाधनों का विकास करना और गैर शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन करना। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे डी जो कि उद्देश्य हमारा नहीं है, ऑप्शन यहाँ पे डी गलत होगा। तो इस प्रकार के कुछ एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करते हुए जाइएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।